साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका कोटा ऑनलाइन क्लासेज में। तो मित्रों, हम लोगों ने जो है प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण व्यंजनों का हम लोगों ने देख लिया था। तो मैंने आपको बता दिया था कि प्रयत्न के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो 8 भागों में हमने बांटा है और उसको एक एक करके हम लोगों ने देखा था। स्पर्श व्यंजन जो है क से म तक आते हैं, टोटल मिला करके 25 होते हैं, आप सबको पता है। फिर स्पर्श संघर्ष व्यंजन जो होते हैं वो च छ झ झ ऐ च छ ज ज 4 व्यंजन होते हैं, 4 वर्ण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन सबको पता है, य र ल व अंतस्थ व्यंजन है। अर्ध स्वर जो है य और व होता है। प्रकंपित या जो है लुंठित व्यंजन र होता है। पार्श्विक व्यंजन ल होता है। उष्म और संघर्षी व्यंजन जो तीनों स है और ह है, यह उष्म और संघर्षी व्यंजन होता है। और उत्क्षिप्त व्यंजन जो होता है वो ड और ढ होता है। ये दोनों व्यंजन जो है उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। यहाँ तक की सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। अब इन सभी को एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए, एक एक करके हम लोग इनको पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, कोई परेशानी नहीं है। बहुत तगड़े नोट्स हैं साथियों, बहुत बढ़िया नोट्स हैं। आपको ये नोट्स मंगवाने हैं तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जो है प्ले स्टोर से जाकर के कोटा ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर ये आप लोगों को पूरी पीडीएफ मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको सेंड हो जाएगी जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा। ठीक है साथियों, वैसे तो मैं कहता हूँ कि आप वीडियो से ही नोट्स बनाओगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है ना, पूरा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का पूरे कंप्लीट में यहाँ पर कराने वाला हूँ। इन्हीं नोट्स के माध्यम से आपको कहीं भी अपने पैसे बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है, मत बिगाड़िए आप। इससे डिटेल नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, ये मेरा दावा है, ढूंढ लेना आप। ठीक है, सीधे नोट्स से पढ़ा रहा हूँ, कोई नहीं देता इन नोट्स को, कोई भी टीचर नहीं देता है। मैं आपसे कह रहा हूँ ये बात, आप विश्वास करना मेरा। ठीक है ना, और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना यार, है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात आती है स्पर्श व्यंजनों की। स्पर्श व्यंजन में अपन ने देखे थे वहाँ पर प्रयत्न के आधार पर 8 प्रकार के व्यंजन थे। इसी तरह से अब यहाँ पर एक एक करके हम सबको पढ़ रहे हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, परिभाषा देख लीजिए। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुखांग पूर्णतया स्पर्श करते हैं, यानी कि जब भी हम लोग इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे जो मुख है उसके अंदर जो जीभ है, जो हवा बाहर निकलती है, वो पूरे मुखांग को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। आप सबको पता है कि जो स्पर्श करते हैं तो इसका मतलब ये स्पर्शी व्यंजन कहलाएंगे। और स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं वो क से लेकर के म तक होते हैं। क से लेकर के म तक का मतलब ये है कि पूरे के पूरे जो 5 वर्ग होते हैं, उन पांचों वर्गों में जो 5-5 वर्ण आते हैं पूरे स्पर्शी व्यंजन होते हैं, और उनको ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये बात आपको कंफर्म होनी चाहिए। ठीक है साथियों, आगे बढ़िए। स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, निम्नलिखित 25 होते हैं, यानी कि क से म तक इन व्यंजनों को कहा जाता है। इसी तरह से ये पूरे के पूरे दिए हुए हैं, ये 5 वर्ग हैं, आप सबको पता होना चाहिए। ये 5 वर्ग हैं, 1 2 3 4 और ये 5। इनको ये पहला वर्ग याद कर लो, क च ट त प। कैसे याद करोगे, क च ट त प। तो क वर्ग में ये पूरे पांचों, च वर्ग में ये च छ ज झ आए, क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, च छ ज झ आए, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब ब म। 5 वर्गों के 5 जो वर्ण होते हैं ये टोटल मिलाकर कहलाते हैं 25 वर्ण। इनको स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं या फिर वर्गीय व्यंजन भी इनको कह देते हैं। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन क्यों कहते हैं मैंने आपको बता दिया। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुखांग पूर्णतया स्पर्श करते हैं, इसलिए इनको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ें। इसी क्रम में अब दूसरा आता है हमारे पास यहाँ पर स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श भी होता है और थोड़ा सा घर्षण भी लगता है, यानी कि जब वायु बाहर निकलती है या मुख से जो भी हवा बाहर निकलती है तो ये स्पर्श भी होता है, यानी कि हमारे जो जीभ है या मुखांग है वो स्पर्श भी करते हैं, और जब हवा बाहर निकलती है उसका उच्चारण हम लोग करते हैं तो थोड़ा सा घर्षण भी लगता है। इसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन इनको कह देते हैं। यहाँ तक कि कोई समस्या मुझे लगती नहीं है कि यहाँ तक आपको कोई समस्या होगी। चलिए, स्पर्श संघर्षी व्यंजन हमने वहाँ पर देखे थे 4 व्यंजन जो है वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन थे। कौन कौन से, च छ ज। कौन कौन से थे,
च छ ज, ये जो व्यंजन है ये सारे के सारे चारों के चारों व्यंजन जो है च छ ज झ, च छ ज झ, ठीक है। तो इस पर संघर्षी व्यंजन हो गए। इन इन यानी कि च छ ज झ जो है का उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर उठकर तालु को स्पर्श करती है। जो जिह्वा होती है वो ऊपर उठकर तालु को स्पर्श करती है तथा हवा मुख विवर से बाहर निकलने में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। यानी कि स्पर्श भी करती है, जिह्वा जो है ऊपर तालु यानी मुखांग के किसी न किसी अंग को जरूर स्पर्श करती है जिह्वा। ये भी तो बात हो गई स्पर्श की। और संघर्षी मतलब जब हवा बाहर निकलती है तो उसको हवा को बाहर निकलने में थोड़ा सा बाधा का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए घर्षण भी लगता है, इसलिए इसको संघर्षी भी कह देते हैं। तो ये जो चार व्यंजन है च छ और ज झ, ये जो चार व्यंजन है ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन इसलिए कहलाते हैं। तो याद हो जाएगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि इन व्यंजनों का जब उच्चारण करते हैं तो जीभ जो है हमारे मुर्दा यानी कि तालु से ऊपर स्पर्श करती है, जो तालु है उससे स्पर्श करती है। दूसरी बात, जब इसका उच्चारण करते हैं तो जो हवा है वो घर्षण करके बाहर निकलती है, उसको संघर्ष करना पड़ता है, तो इसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कह देते हैं। तो च छ और ज झ ये चार व्यंजन होते हैं। इसके बाद मेरी कोशिश होती है मैं यही याद करा दूं आप लोगों को, ये कोशिश होती है और कुछ नहीं। तीसरे नंबर पर बात आती है अंतस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन। ये तो सबको पता है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, ये तो सबको पता है भाई। अंतस्थ व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ये तो मुझे लग रहा है इसमें तो कोई समस्या आपको होती नहीं है, ठीक है ना। यहाँ इस तरह भी लिख लो, अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं भाई? ठीक है, अंतस्थ व्यंजन देखो, अब अंतस्थ व्यंजन जो केवल अंदर के भाग से ही बोले जाते हैं उनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। सिंपल भाषा में ये है। लेकिन अगर परिभाषा की बात करें, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांग स्पर्श नहीं, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। स्पर्श नहीं करे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी स्थिति स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य में मानी जाती है। बिल्कुल सही बात है। इनकी स्थिति कहाँ मानी जाती है? स्वरों और व्यंजनों के मध्य में मानी जाती है। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखांग स्पर्श नहीं करता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और इनकी स्थिति स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य में मानी जाती है। और ये चार ही होते हैं। ये कितने होते हैं? ये चार ही होते हैं, य र ल व, ये चारों ही हैं बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अंतः का मतलब होता है अंदर और स्तः का मतलब होता है स्थिति, यानी कि अंदर के भाग से जिनको बोला जाए, यानी कि स्वरों और व्यंजनों के मध्य ये स्थित होते हैं, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। यानी कि मुखांग स्पर्श ही नहीं करते हैं। कुल मिला के बात यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलिए अर्धस्वर। अर्धस्वर क्या होते हैं? अर्धस्वर यानी कि चौथे नंबर पर हम आ गए हैं। अर्धस्वर क्या होते हैं? वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुखांग पूर्णतया स्पर्श न कर आंशिक यानी कि न के बराबर, भाई अर्ध है ना, इसलिए पूर्णतया तो स्पर्श करेंगे नहीं, फिर तो अर्ध क्यों होते? अगर अर्ध बोला है तो इसका मतलब पूर्णतया स्पर्श नहीं करेंगे। पूर्णतया स्पर्श करेंगे तो फिर अर्ध होते ही नहीं। तो पूर्णतया स्पर्श नहीं करते हैं यानी कि न के बराबर स्पर्श करते हैं, आंशिक रूप से स्पर्श करते हैं तथा हवा मुख विवर से लगभग बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है। और जो वायु है वो बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है तो उन्हें कहते हैं अर्धस्वर। और आप सबको पता होगा ये अर्धस्वर दो ही होते हैं, व और य। अर्धस्वर कितने होते हैं? व और य ही अर्धस्वर होते हैं, ये सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो य और व जो होते हैं वो अर्धस्वर कहलाते हैं। य और व क्या होते हैं? अर्धस्वर कहलाते हैं साथियों। अब आगे आ जाइए, अगला आता है 5वें नंबर पर, यहाँ पर वो है हमारा प्रकंपित, जिसे हम लोग लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। प्रकंपित और लुंठित व्यंजन भी कहते हैं, एक ही बात है, ठीक है। ये प्र प्लस कंप प्लस इत, प्र उपसर्ग है, कंप यहाँ मूल शब्द है और इत यहाँ पर प्रत्यय है, उससे बना प्रकंपित, ठीक है।
इसको प्रकर्षता भी कह देते हैं। प्रमुखतासीन में कंपन युक्त है इसलिए इनको प्रकंपित कहते हैं। कंपन युक्त है, जब भी इनका उच्चारण किया जाता है तो कंपन होता है स्वर तंत्रियों में, ठीक है। इनको लुंठित भी कह देते हैं, ठीक है। तो जो र है, र का उच्चारण करते समय जिह्वा में कंपन होता है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, प्रकंपित व्यंजन भी कह देते हैं। जब भी इनका उच्चारण किया जाता है तो जिह्वा में कंपन होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रकंपित व्यंजन। इसको लुंठित व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि जीभ में जो है ना मरोड़ लगती है, यानी कि जीभ को हमें क्या करना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है, घुमाना पड़ता है जब भी र को हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए लुंठा का मतलब होता है मोड़ा या वलन, और इत यहाँ पर क्या है, एक युक्ति, यानी कि मोड़ करके, जीभ को मोड़ करके जैसे हम उच्चारण करते हैं, इसलिए इसको लुंठित भी कहते हैं। क्या कहते हैं, र, देखो जीभ को हमने मोड़ा ना, तो इस वजह से जब भी र को बोलेंगे तो जीभ भी मुड़ेगी, तो इसके लिए इसको लुंठित कह दिया। र को बोलेंगे तो जीभ में कंपन भी होगा, इसलिए इसको प्रकंपित व्यंजन कह दिया। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, कर लोगे, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो जो री है यानी कि र है, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहेंगे। तो र का उच्चारण करते समय जिह्वा में लुंठा अर्थात मोड़ पड़ जाता है, लुंठा अर्थात मोड़ पड़ जाता है, घुमाव आ जाता है, अर्थात जिह्वा का ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, यानी कि जिह्वा जो है ऊपर की तरफ क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, अतः इससे लुंठित व्यंजन भी हम लोग कहते हैं। जिह्वा में कंपन होता है इसलिए इसको प्रकंपित भी कहते हैं, और जिह्वा में मोड़ पड़ जाता है यानी कि जिह्वा में घुमाव आ जाता है उच्चारण करते समय, इसलिए इसको लुंठित व्यंजन भी कहते हैं, र को। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आगे बात करते हैं मित्रों, यह है हमारी असली बात, पार्श्विक व्यंजन छठे नंबर पर आ जाती है। प्रकंपन के आधार पर 8 प्रकार के भेद किए थे ना। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्व का मतलब होता है बगल, पार्श्व मतलब बगल में, और 21 में क्या लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है ना। 21 में प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कि बगल मतलब साइड की वाली बात है। तो ल, इसमें एक ऐसा वर्ण है, यानी कि जो ल वर्ण है साथियों, ये जो ल वर्ण है ना, ये ल वर्ण ही जो है पार्श्व व्यंजन है। तो ल का उच्चारण करते समय हवा जिह्वा के पार्श्व भागों से, हवा जो है जब भी ल का उच्चारण करेंगे तो हवा जो है जिह्वा के पार्श्व यानी कि दोनों साइड से हवा निकलती है। ल, तो दोनों साइड से जब भी हवा निकलेगी या मुख विवर से बाहर निकलती है, अतः ल को पार्श्विक व्यंजन हम लोग कहते हैं। यानी कि ल का उच्चारण करते समय हवा जिह्वा के पार्श्व भागों से मुख विवर से बाहर निकलती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। और वो एक ही व्यंजन है, वो कौन सा है, ल व्यंजन है। कर लोगे, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। मैंने बता दिया, जब भी ल का उच्चारण करेंगे तो हवा जो है जिह्वा के दोनों साइड से निकलेगी, यानी कि पार्श्व भागों से निकलेगी, उसके पास से रगड़ने उसके पास से निकलेगी, इसलिए वो ल जो व्यंजन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन भी कहते हैं। आगे बात करें, अगला आता है 7वें नंबर पर, यहाँ पर उष्म व्यंजन। ये सबको पता है, इनको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। कौन सा व्यंजन है, उष्म व्यंजन है, इनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। ये केवल कितने होते हैं, 4 होते हैं। तीनों तरह के तो स हैं, इनका मैं आपको बता दूं, क्रम भी पूछा जाता है। पहले स शंख वाला, पहले शंख बजेगा, फिर षटकोण सजेगा, और फिर सांप आएगा। इस तरह से पहले शंख बजेगा, फिर षटकोण सजेगा, और फिर सांप आएगा, तो सांप आते ही फिर हाहाकार मचेगा। इस तरह से हम इसको याद कर रखते हैं, ठीक है ना। तो शंख बजेगा, षटकोण सजेगा, और सांप आएगा तो हाहाकार होगा। तो स ह, श ह, ये जो चारों व्यंजन हैं ये स्पर्श व्यंजन में नहीं गिने जाते हैं, इनको उष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं, अर्थात संघर्षी व्यंजन भी इनको कहा जाता है। स ह का उच्चारण करते समय कंठ छिद्र संकीर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, स यानी जो कंठ का जो भाग है वो संकीर्ण हो जाता है, छोटा हो जाता है, तथा हवा घर्षण के कारण उष्म होकर मुख विवर से बाहर निकलती है। और जब हवा बाहर निकलती है तो घर्षण के कारण वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है, ऐसा लगाया अनुमान है। तो हवा उष्म होकर मुख विवर से बाहर निकलती है, अतः इन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। इन्हें
ईषत् विवृत स्वर भी कहते हैं, ईषत् विवृत व्यंजन भी इनको कहते हैं। ये भी ध्यान रखना भाई, ये भी इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, ईषत् विवृत व्यंजन भी इनको कहा जाता है। इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ह भी इसमें गिना जाता है। 8वें नंबर पर आता है, 8वें नंबर पर उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन के और भी नाम होते हैं, इसको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, विकसित व्यंजन भी कहते हैं, ताड़जात व्यंजन भी कहते हैं। कौन सा? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजन जो है उनको द्विगुण व्यंजन, विकसित व्यंजन और ताड़नजात व्यंजन भी इनको कहा जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए 8वें नंबर पर कौन कौन से व्यंजन है जिनको उत्क्षिप्त व्यंजन हम लोग कहते हैं, ये देखिए यहाँ पर उत्क्षिप्त वाली बात करते हैं। उत्क्षिप्त का मतलब होता है, यहाँ पर उत क्या है, एक यहाँ पर उपसर्ग है और क्षिप्त यहाँ पर मूल शब्द है। तो क्षिप्त का मतलब होता है शीघ्रता से नीचे आना, यानी कि जब भी हम लोग इन व्यंजनों को बोलेंगे तो हमारा जो जीभ है वो जब बोलेंगे तो वो शीघ्रता से नीचे आएगी। क्षिप्त का मतलब होता है शीघ्रता से नीचे आना, इसलिए इसको उत्क्षिप्त कहते हैं, ठीक है भाई। उत तो इसमें क्या है, उत का मतलब ऊपर उठना और शीघ्रता से नीचे आना, इसलिए इसको क्या कहा गया, उत्क्षिप्त व्यंजन कहा गया। और ये जो व्यंजन है वो केवल दो ही व्यंजन है, ड और ड का उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर उठती है, पहले ऊपर उठती है इसलिए क्या हो गया, उत, ठीक है। फिर जिह्वा ऊपर उठकर शीघ्रता से नीचे की तरफ आती है, यानी कि क्षिप्त का मतलब क्या होता है, शीघ्रता से नीचे की तरफ आती है, इसलिए इसको क्या कहा गया, उत्क्षिप्त कहा गया। यानी कि ड और ड का उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर उठकर शीघ्रता से नीचे की तरफ आती है, अतः इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय ऐसा लगता है मानो इन्हें फेंका जा रहा है, इसलिए भी इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब इनको ही यानी कि ड और ढ को ही, ड और ड को ही जो है हम लोग जो है द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। इनको द्विगुण व्यंजन क्यों कहते हैं, इसको भी समझ लीजिए। अब आप इनको द्विगुण व्यंजन क्यों कहते हैं, देखो यहाँ पर इनको द्विगुण व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो ये दो गुण वाले व्यंजन हैं। दो गुण वाले व्यंजन कैसे हैं, इनमें क्या होता है, ये इस तरह से भी आता है, नुक्ता भी लगता है इनमें, लगता है नहीं लगता, ये इस तरह से भी आते हैं। यहाँ पर देखो ये शब्द के आरंभ में, यानी कि जब भी शब्द के आरंभ में आएंगे तो ये इस तरह से आएंगे, खाली शब्द के आरंभ में अगर आएंगे ये तो बिल्कुल इनमें कुछ भी नीचे लगेगा ही नहीं, यानी कि जो डॉट होते हैं नीचे वो नहीं लगेंगे अगर शब्द के आरंभ में आएंगे। तो देख लो यहाँ पर ढक्कन, डमरू, लेकिन शब्द के अगर मध्य में आए तो इनमें क्या लगेगा, नीचे क्या लगेगा, वो डॉट लगती है नीचे। तो अब इस तरह से याद रखना कि अगर शब्द के आरंभ में आएंगे तो डॉट इनमें नहीं लगती है, और शब्द के अगर बीच में या अंत में आएंगे तो इनमें डॉट लगती है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हो, इसलिए इनको क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ये नुक्ता रहित हैं और ये नुक्ता सहित है, ये इसको नुक्ता ही मानते हैं एक तरह से, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन इसलिए कहते हैं। अगर शब्द के आरंभ में आएंगे तो इनमें वो नुक्ता नहीं लगता है, और शब्द के मध्य या अंत में आएंगे तो नुक्ता लगता है। तो नुक्ते के साथ और नुक्ते के बाद या पहले अंत में जब भी है लगता है, लेकिन पहले नहीं लगेगा। तो ये द्विगुण है, इनमें दो गुण हैं, इसलिए इनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त तो मैंने आपको बता दिया, इनका उच्चारण करते समय जो है पहले जीभ ऊपर उठती है और बाद में नीचे गिरती है, इसलिए इसको उत्क्षिप्त कहते हैं। द्विगुण में मैंने आपको बता दिया, यहाँ तक भी आपको समझ में आ गई सारी बात। आगे बढ़े, यानी कि ड और ड का प्रयोग दो रूपों में होता है, नुक्ता रहित और नुक्ता सहित में होता है, अतः इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। अब इनको विकसित व्यंजन क्यों कहते हैं, ये विकसित व्यंजन वाली बात भी अब आप समझ लीजिए। इनको एक ही व्यंजन के अलग अलग नाम है पर कहते क्यों है, ये बात भी आप विकसित व्यंजन क्यों कहते हैं। जो ड यानी कि ये जो ड है तथा दो ढ का विकास करके बने, यानी कि एक तो ये ड और एक ये ढ का विकास करके बने हैं, अतः इन्हें विकसित व्यंजन कहते हैं। इन दोनों के विकास से ही इनका ये पैदा हुए हैं, इन दोनों से ही ये विकसित हुए हैं, इसलिए इनको विकसित व्यंजन कह देते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब ताड़न जात व्यंजन कहने के पीछे क्या रीजन है इनका। ताड़न जात व्यंजन मतलब ताड़ना, ऐसा तो नहीं है। ताड़न जात का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी दो तार हैं, ये यहाँ बंधा हुआ है, ये तार है। अब इसको जैसे आप हाथ लगा के छोड़ दोगे, हाथ लगा के इसको क्या किया आपने, छोड़ दिया, तो इसमें क्या होगा, गूंज, कंपन, नाद इसमें हमें सुनाई देगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, ताड़न जात भी कहते हैं।
तार के हाथ लगा के छोड़ा तुम्हें गूंज कंपन नाद सुनाई देता है, उसी तरह से क्या होता है कि ड और ढ का उच्चारण करते समय ध्वनि में वीणा के प्रताड़ित यानी कि छूकर छोड़े गए तारों के समान गूंज होती है, अतः इन्हें ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। यानी कि वीणा के जो तार होते हैं, जैसे उनको छोड़ स्पर्श करके छोड़ा जाता है तो उनमें थोड़ी सी क्या होती है, कंपन होता है, यानी कि छोड़ने पर जब कंपन हो रहा है तो उसको कहते हैं ताड़न। ठीक है, तो इसलिए इन व्यंजनों को हम लोग ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। और वो भी कौन से, ये ढ और ड नुक्ता जो लगा हुआ, विकसित में नुक्ता नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। विकसित तो उन दोनों से विकसित हुए हैं, कौन से व्यंजन, ये, इसलिए इनको विकसित व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण व्यंजन इसलिए कहते हैं कि ये शब्द के आरंभ में बिना नुक्ते के आते हैं, शब्द के बीच में और बाद में जो है ये नुक्ते के आते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन कहते थे। ठीक है ना। और उत्क्षिप्त व्यंजन इनको इसलिए कह देते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, पहले जीभ ऊपर उठती है और बाद में एकदम से फेंकी जाती है, इसलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कह देते हैं। यहाँ तक कि कोई समस्या मुझे लगता नहीं है, शायद आपको होगी, मैंने एक एक चीज़ आपको अच्छे से बता दी है। अब देखो यहाँ पर ये विशेष तथ्य आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनको ढंग से देख लेना, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपके जरूर पटेगा। तो हिंदी वर्णमाला में विशेष तथ्य में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हिंदी वर्णमाला में विशेष तथ्य हैं री। री एक तत्सम स्वर है, री क्या है, एक तत्सम स्वर है, इसका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है। शेष स्वर तत्सम भी है और तद्भव भी है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में फिर हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर पे आता है र में री की मात्रा कभी भी नहीं लगती। र में जो है री की मात्रा कभी भी नहीं लगेगी, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन आ गया इनमें से री की मात्रा किसके नहीं लग सकती, तो फिर आपको बताना है र में री की मात्रा कभी भी नहीं लगती है। ऐसे क्वेश्चन अगर हार्ड बनाने के लिए किया जाए तो ऐसा क्वेश्चन दे सकता है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर आ जाइए, जो आ है यानी कि अंग्रेजी से आगत या ग्रहित स्वर माना जाता है। इसके बाद में फिर ये है चौथे नंबर पर आ जाइए, क ख ग घ, क ख ग ज प। ये जो पांच वर्ण हैं, ये जो पांचों वर्ण हैं, ये पार्श्व से आगत ध्वनियां होती है जिनमें नुक्ता लगता है, ये पार्श्व ध्वनि से आगत ध्वनियां होती है साथियों। चलिए अब आगे आता है अड़। ये अड़ क्या है भैया, जैसे हम राजस्थान में हड़ बोलते हैं ना, हड़, तो इसी तरह से इसका वर्ण ये अड़, यानी कि लेटे हुए आठ बना दो फिर डंडा खींच दो तो ये हो जाएगा अड़। ये विशिष्ट व्यंजन माना गया है और इसको गिना जाता है अब, तो इसलिए कहा जाता है कि व्यंजन 34 हो गए, अब 33 नहीं है भैया, इस बात का ध्यान रखना। तो केंद्रीय हिंदी साहित्य समिति द्वारा हिंदी वर्णमाला में जोड़ा गया है और इन्हें विशिष्ट व्यंजन माना गया है। ये मूलतः वैदिक ध्वनि है, ये मूलतः ये वैदिक ध्वनि है। इसका प्रयोग मारवाड़ी, हरियाणवी, कुमायूं, गढ़वाली, मराठी, कोंकणी आदि भाषाओं में किया जाता है, याद हो जाएगा। इसके बाद में हम ये जो नया व्यंजन बना है ना, इसके बारे में देख रहे हैं। तो नया व्यंजन ये अल्प प्राण ध्वनि है, ये नया व्यंजन जो विशिष्ट है ये अल्प प्राण ध्वनि है, ये सघोष व्यंजन में गिना जाता है, ये मूर्धन्य ध्वनि है, इसको अंतस्थ भी कहा जाता है और वर्णमाला में इसका स्थान जो है ल के बाद होता है। ये बातें याद रखना, जो विशिष्ट व्यंजन है उसको अल्प प्राण ध्वनि माना जाता है, सघोष ध्वनि माना जाता है, मूर्धन्य ध्वनि कहा जाता है, ये अंतस्थ व्यंजन है और वर्णमाला में जो इसका स्थान है वह ल के बाद ही होता है। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर देखो जो अड़ है, अड़ इसका जो साउंड होता है ना वो अड़ होता है, हड़। ठीक है ना, अल्प प्राण है, मूर्धन्य है, सघोष है, अल्प प्राण और व्यंजन है। ठीक है, ये अल्प प्राण इसको कहते हैं, अल्प प्राण गिना जाता है, सघोष गिना जाता है, मूर्धन्य ध्वनि गिनी जाती है, तो ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, जैसे हल को अड़ लिख देते हैं, कोमल माना जाएगा, इसे क्या माना जाता है, कोमल ध्वनि माना जाता है। ठीक है, संयुक्ताक्षर आप सबको पता होगा, संयुक्ताक्षर के बारे में कोई समस्या आपको नहीं लगनी चाहिए। जो संयुक्ताक्षर है यानी कि दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाए तो वे संयुक्ताक्षर ध्वनियां कहलाती है। यानी कि दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर के जब एक स्वर के सहारे ही बोली जाती है तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त ध्वनियां उनको हम लोग कहते हैं।
उनको क्या कहते हैं, संयुक्त ध्वनियाँ कहते हैं। और ये रही आपके सामने चारों की चारों संयुक्त ध्वनियाँ। चारों की चारों संयुक्त ध्वनियाँ देखो, क हलंत वाले क और स और अ से मिलकर के श क्षत्रिय वाला बनता है। इसके बाद में त और र और अ से मिलकर त्र बनता है। ज और अय और अ से मिलकर गे बनता है। श र और अ से मिलकर के श्र बनता है। इस तरह से हिंदी में जो संयुक्ताक्षर है वो कितने होते हैं, 4 होते हैं भैया, लिख लेना। जिनके पूछा जा सकता है त्र त और र के मिल से, क्षत्रिय वाला जो है क और स और अ के मिल। ये अगर अ नहीं आएगा तो इनमें हलंत नहीं लगेगा। इस ऐसे भी डायरेक्ट भी दे सकता है वो, तो कोई संशय यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कभी कभी ये पांचवा भी आ जाता है, द और य और अ से मिलकर के ये भी बन जाता है। लेकिन जो संयुक्त अक्षर में गिने जाते हैं वो केवल ये चारों ही गिने जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं गिना जाता। लेकिन इसको भी कभी कभी बोल देते हैं, लेकिन इसको गिना नहीं जाता। 7वें नंबर पे आ जाइए, संपृक्त ध्वनियाँ कौन सी होती है। संपृक्त ध्वनियाँ याद रख लेना इसको, संपृक्त ध्वनियाँ कौन कौन सी होती है। देखो संपृक्त जो ध्वनियाँ हैं वो कौन कौन सी होती है, बड़े आगे। संपृक्त ध्वनियों में, संपृक्त ध्वनियाँ जब कोई एक ध्वनि दो ध्वनियों से संयुक्त हो जाए तो उसे संपृक्त ध्वनियाँ कहते हैं। एक ध्वनि दूसरी ध्वनि से संयुक्त हो जाती है उसको क्या कहते हैं, संपृक्त ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे संभल, यहाँ पर जो म है वो साथियों म जो है वो स से तथा ब के साथ संयुक्त हो रहा है, यानी कि जो ये म है ना वो स और ब के साथ संयुक्त हो रहा है। इसलिए इस म को, इस ये जो म है इस ध्वनि को हम लोग क्या कहेंगे, संपृक्त ध्वनि कहेंगे। बात समझ में आ गई। इस ध्वनि को क्या कहेंगे, संपृक्त ध्वनि कहेंगे। जैसे संस्कार, अब यहाँ पर जो स है वो स से और क से क्या हो रहा है, संपृक्त हो रहा है, दोनों के साथ संयुक्त हो रहा है, इसलिए इस स को क्या कहेंगे, संपृक्त ध्वनि कहेंगे। बात समझ में यहाँ तक आ गई होगी। यदि स्वर रहित पंचमाक्षर दो व्यंजनों के बीच में आए तो उसे संपृक्त ध्वनि भी कहते हैं। यहाँ पर ये बात भी बहुत काम की बात है। यदि स्वर रहित पंचमाक्षर, स्वर रहित यदि पंचमा अक्षर दो व्यंजनों के बीच में आता है तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, संपृक्त ध्वनि कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, युग्म ध्वनियाँ क्या होती है। अब युग्म ध्वनियों पे आ जाइए, क्या होती है युग्म ध्वनियाँ। यहाँ पर देखो बहुत सिंपल सी बातें हैं। युग्म ध्वनि क्या होती है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो उसे युग्मक ध्वनि कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा पक्का, अब यहाँ पर द्वित्व हो रहा है ना, एक आधा क और एक पूरा क आ रहा है, इसका मतलब ये जो ध्वनि है उसको युग्मक ध्वनि भी कहते हैं और इसको जो है हम लोग जो है द्वित्व ध्वनि भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिखा कुत्ता, तो यहाँ पर आधा त भी आ रहा है, पूरा त भी आ रहा है, तो ये द्वित्व ध्वनि, इसको युग्मक ध्वनि भी कहते हैं। इसी तरह से आपने लिखा बिल्ली, ठीक है, तो यहाँ पर आधा ल पूरा ल आ रहा है, तो ये युग्मक ध्वनि या इसको द्वित्व ध्वनि भी कहा जाता है। अगला है 9 नंबर पर संगम। संगम क्या है, दो ध्वनियों के उच्चारण में उनके मध्य जो विराम होता है, दो ध्वनियों के उच्चारण में उनके मध्य में जो विराम होता है जिसको ठहराव कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। किस तरह से, जैसे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमने लिखा तुम हारे, तो ये जो बीच में हमने तुम हारे, तुम हारे, तो बीच में जो ये गैप जो लग रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं संगम। इसको क्या कहते हैं, इसको संगम कहते हैं, याद रखना। अब देखो आपने अगर यहाँ लिख दिया तुम्हारे, अब बीच में गैप नहीं है, इसका मतलब यहाँ संगम नहीं है। अगर इस तरह से गैप आ रहा है बीच में तो ये संगम है भाई, ठीक है ना। तो ये जो गैप है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। अगर संगम न हो तो फिर तुम्हारे का तुम्हारे हो जाएगा, ठीक है ना, कोई समस्या यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ जाइए। अब है बलाघात, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, बलाघात क्या है। यानी कि शब्द बोलते उच्चारण के स्पष्ट लिए जब किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं, यानी कि शब्द को बोलते समय उच्चारण को स्पष्टता के साथ जब किसी अक्षर पर विशेष बल दिया जाता है, यानी किसी अक्षर पर जब हम लोग दबाव डालते हैं तो वह बलाघात कहलाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ असुर, यहाँ पर क्या हुआ असुर,
तो असुर यानी कि अ पर जोर नहीं देंगे, असुर, यहाँ पर अ पे जोर नहीं दे रहे हैं हम लोग। जब अ पर जोर नहीं दे रहे हैं तो असुर का अर्थ होगा राक्षस। अगर मैंने अ पर जोर नहीं दिया तो असुर का अर्थ क्या हो जाएगा, राक्षस हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला असुर, तो अ पर जोर देंगे तो असुर का अर्थ हो जाएगा बिना सुर के। समझ में आ रहा है ना। तो यही चीज है भाई, अगर किसी के ऊपर जोर दिया जाए तो उसका अर्थ अलग हो जाता है, जोर नहीं दिया जाए तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। जोर देना ही क्या कहलाता है, बलाघात कहलाता है। असुर मतलब बिना सुर के, असुर इसका मतलब क्या हुआ, राक्षस। बस यही चीज़ यहाँ समझने वाली है, इसको ही कहा जाता है बलाघात। यानी कि शब्द बोलते समय उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब किसी अक्षर पर विशेष बल दिया जाता है तो इस क्रिया को ही क्या कहा जाता है, बलाघात कहा जाता है। मैंने समझा दिया, असुर अगर जोर नहीं दे रहे हैं तो राक्षस, और असुर तो जोर दे रहे हैं तो फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, बिना सुर के। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब होता है अनुतान। क्या होता है, इसको अनुतान। अब अनुतान क्या होता है, अनुतान यानी कि स्वरों के आरोह और अवरोह को अनुतान या सुर लहर कहते हैं। जब भी हम स्वर को बोलेंगे तो आरोह और अवरोह यानी कि चढ़ती हुई आवाज़ में, बढ़ती हुई आवाज़ में, ठीक है, और उतरती हुई आवाज़ में या कम आवाज़ में जब उनको सुरों को बोला जाता है, सा रे गा, इस तरह से जब हम उन सुरों को बोलते हैं तो उसको कहते हैं यहाँ पर अनुतान कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अनुतान। तो मेरे हिसाब से आपको जो है ये वर्ण विचार का जो टॉपिक है मित्रों वो समझ में आया होगा। और अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो चैप्टर होगा या अगला जो भी टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा आपका शब्दकोश। कौन सा टॉपिक देखेंगे हम लोग, शब्दकोश देखेंगे। शब्दकोश को अभी हमने देखा है कोश क्रम, इसको कोश क्रम, कोश क्रम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पर शब्दकोश या कोश क्रम, एक ही बात है। ठीक है, तो ये वर्ण विचार का टॉपिक आपके कंप्लीट होता है। आप चाहे कोई सा भी कंपटीशन दे रहे हो, वर्ण विचार यहाँ से बाहर जा ही नहीं सकता। ठीक है, इतना डिटेल में मैंने आपको बता दिया। अगला जो टॉपिक है वो है शब्दकोश, जिसे हम लोग कोश क्रम भी कह देते हैं। इस बार हमारे आरपीएससी ने नया शब्द जनरेट किया है, कोश क्रम, जो शब्दकोश ही कहते हैं उसको। तो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे शब्दकोश। हिंदी साहित्य के अगर आपको नोट्स मंगवाने मेरे मित्रों, तो मैंने आपको बता दिया है ये दो जो बुकलेट है, दो रजिस्टर बहुत कंप्लीट हैं और हिंदी साहित्य में बहुत अच्छे से सजाया हुआ हैंड रिटन है। आप लोग मंगवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए हुए हैं, तो आप लोग ज़रूर कॉल कीजिए और हिंदी साहित्य के नोट्स ज़रूर मंगवाइए। ठीक है, ग्रामर के नोट्स भी अगर मंगवाना चाहते हो तो आप ज़रूर मंगवा सकते हो। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह प्यार बनाए रखें और ज़रूर जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए, पैसे मत बिगाड़िए इधर उधर कहीं पर भी। आपका सिलेबस में पूरा कंप्लीट यहाँ पर कराने वाला। काव्य शास्त्री क्लास जब आप देखोगे ना, आपको लगेगा मज़ा आ गया यार। ठीक है, कैसा लग रहा है, कैसा टॉपिक लगा आपको, ज़रूर कमेंट करके बताना। धन्यवाद आप सभी का।